जादुई बार्बर चेयर रिस्टोरेशन। शंकर नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने घर के आंगन में एक काले मटके को उल्टा रखकर अपने पोते निखिल और बाकी के लड़कों के बाल काटने की ट्रेनिंग दे रहा था। वो उन लड़कों को उस काले मटके पर चाकू देकर प्रैक्टिस करवाता था। शंकर एक नाई था। निखिल बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं देता था। उसे हमेशा खेल कूद और गाना गाने में ही मन लगा रहता था। एक दिन शंकर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो निखिल से कहता है, अरे निखिल, तू बहुत भोला है रे। पता नहीं मेरी बात तू कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा। सुन, उस कमरे में नाई की कुर्सी है जो बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं तुझे उस पुरानी कुर्सी के अलावा और कुछ नहीं दे सका। उसे संभाल कर इस्तेमाल करना। ऐसा कहकर शंकर मर जाता है। अगले दिन निखिल उस कुर्सी को देखता है। वो बहुत ही पुरानी और जंग लगी हुई थी। उसे देख निखिल कहता है, अरे वाह दादाजी, क्या जायदाद दी है आपने मुझे। ऐसे कह रहे थे जैसे कोई कोहिनूर देकर जा रहे हो। निखिल अपने दादाजी की नाई की दुकान संभालने लगता है। निखिल को नाई का काम नहीं आता, फिर भी वो अपने दादाजी की दुकान खोलकर बैठ गया। एक ग्राहक निखिल के पास आता है। वो कहता है, अरे देख मेरे भाई, थोड़ा अच्छा सा हेयर कट करना, कल मेरी शादी है। अच्छा भैया, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारा हेयर कट कैसे करता हूँ। शादी में सब तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। बारातियों को छोड़, दुल्हन तो तुम्हारे हेयर कट पर ही फिदा हो जाएगी। निखिल उस ग्राहक को नई कुर्सी पर बिठाता है और उसका हेयर कट करते हुए गाना गाने लगता है। अरे प्यारा भैया, मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया। रेशमी पगड़ी पर सेहरा, घर आंगन महका गया। मेरा प्यारा भैया। यूं गाना गाते वो गाने में इतना खो गया कि उस आदमी का सर आधा गंजा कर देता है। ये देख आदमी कहता है, अरे नालायक, ये क्या किया तूने? हाय रे मेरे बाल, मेरी शादी का क्या होगा? दुल्हन तो मेरे बालों पर ही फिदा थी। कई सालों के बाद एक दुल्हन मिली थी शादी के लिए, अब वो भी छोड़कर चली जाएगी। ऐसा कहकर वो आदमी निखिल की जमकर पिटाई करता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां एक और आदमी आता है जो अपने आप को बड़ा ही 30 मार खा समझता था। वो आदमी आकर नाई की कुर्सी पर बैठता है। निखिल उस पर एक तौलिया डालता है। उसे देख वो आदमी कहता है, अरे क्या रे, ये कैसा तौलिया है यहाँ राजा बाबू, थोड़ा सोच समझकर काम कर, समझा? ऐसा कहकर वो आदमी उस तौलिए को नीचे फेंक देता है। निखिल अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, ये कोई बड़ा आदमी लगता है। ये सोचकर वो एक और तौलिया राजा बाबू पर डालता है। राजा बाबू गुस्से से उसे भी नीचे फेंक देता है। निखिल सोच में पड़ जाता है कि कैसे राजा बाबू का दिल जीते कि तभी निखिल को एक ख्याल आता है और वो तुरंत ही अपनी पहनी हुई लुंगी निकालकर राजा बाबू के ऊपर डाल देता है। यह देख राजा बाबू कहता है, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं क्लास मेंटेनेंस। ठीक है, चल टीवी चला और अच्छे से बाल काट। यह देखकर राजा बाबू टीवी देखने में लग जाता है और सो जाता है। इधर निखिल टीवी देखते हुए नाचते गाते राजा बाबू की आधी मूंछ काट देता है। राजा बाबू नींद से जागकर अपना चेहरा आईने में देखता है और गुस्से से कहता है, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू राजा बाबू की मूंछों पर हाथ डाले, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। ऐसा कहकर वो खूब निखिल की पिटाई करता है। और वो नाई की कुर्सी को तोड़कर चला जाता है। अरे मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कोई भी काम नहीं आता। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास लोगों के बाल काटने के लिए कुर्सी भी नहीं है। वो उदास हो रहा था कि तभी उसे अपने दादाजी की दी हुई कुर्सी का ख्याल आता है। वो उस कुर्सी को कमरे से निकालता है और उस पर लगे हुए जंग को अच्छे से पोंछता है और उसे रिस्टोरेशन करता है। जैसे ही वो उसे साफ करता है, वो कुर्सी एक सुनहरे रंग में बदल जाती है। ये देख निखिल आश्चर्यचकित होता है। उस दिन निखिल के गांव में फिल्म बनाने वाले शूटिंग के लिए आते हैं। उनमें हीरो के बाल स्टाइल करने वाला नहीं आता, तो हीरो खुद निखिल की दुकान पर आता है। निखिल हीरो को देखकर खुश होता है। हीरो कहता है, देखो
कल मेरी फिल्म की शूटिंग है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छे से करना। मेरे हेयर स्टाइल को देखकर बाकी के हीरो जल उठे ऐसा स्टाइल करना। अरे मुझे बाल तो काटना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा हीरो मेरे सामने खड़ा है। यह सोचकर वो उस हीरो को सुनहरी कुर्सी पर बिठाता है। जैसे ही वो उस कुर्सी पर बैठता है, उस कुर्सी में से एक अच्छा सा म्यूजिक बजने लगता है और निखिल के हाथ अपने आप हीरो के बाल काट देते हैं। हीरो अपना हेयर स्टाइल को देखकर आश्चर्यचकित होता है। अरे वाह, क्या हेयर स्टाइल किया है तुमने! आज तक मैंने ऐसा हेयर स्टाइल नहीं देखा। थैंक यू सो मच। ये लो 50,000 रुपए। ये कहकर वो हीरो निखिल को पैसे देकर वहां से चला जाता है। निखिल उस मैजिकल बार्बर कुर्सी का शुक्रिया अदा करता है। इस तरह जो भी ग्राहक आता, निखिल उसे जादुई बार्बर कुर्सी पर बिठाकर उनके बाल काटता और देखते ही देखते निखिल बहुत फेमस हो गया। उसने एक असिस्टेंट भी रख लिया। दूर दूर से कई सारे फॉरेनर्स, पॉलिटिशियंस, हीरो सब निखिल के दुकान पर बाहर लाइन लगाकर खड़े होते थे। एक बार एक हीरो आता है और वो कहता है, अरे कब से इंतजार कर रहे हैं, निखिल साहब कब आएंगे? अरे वो सुबह सुबह हांगकांग गए थे नाश्ता करने, आते ही होंगे। ये देखो उनका हेलीकॉप्टर आ गया। इतने में निखिल अपनी दुकान के बाहर एक बड़े मैदान में अपने हेलीकॉप्टर में से सफेद सूट पहनकर उतरता है। उसके पीछे दो लोग सूटकेस पकड़े हुए थे, जो ब्लैक सूट पहने हुए थे। वो निखिल के बॉडीगार्ड थे। इस तरह निखिल अपने दादाजी की दी हुई जादुई नाई की कुर्सी से बहुत फेमस हो जाता है। मैजिकल जेसीबी। दुर्गापुर नाम के एक गांव में सूरज नाम का लड़का रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। सूरज एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था। वो हर काम को दिए हुए समय में ही पूरा करके देता था, इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा काम मिलता था। एक दिन ऐसे ही जमनालाल नाम का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, सुनो सूरज, जंगल के पास जो पुरानी हवेली है, मुझे वो गिरानी है। वो हवेली कोई भी गिराने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम मेरा काम करोगे? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन इसके लिए मैं ज्यादा रुपए लूंगा। ठीक है, ये लो एडवांस, और काम कल तक हो जाना चाहिए। ऐसा बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है और सूरज अपनी जेसीबी लेकर उस हवेली को गिराने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज हवेली को गिराने जाता है, उसका जेसीबी बंद हो जाता है। सूरज ये देखकर जेसीबी को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शुरू ही नहीं होती। सूरज सोचता है, अरे ये जेसीबी को अचानक क्या हो गया? सब तो ठीक है, डीजल भी पूरा भरा हुआ है। सूरज नीचे उतरकर जेसीबी के इंजन को देखता है। वहां पर भी सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी जेसीबी शुरू नहीं होता। तभी उसका ध्यान हवेली के अंदर एक मंदिर पर जाता है और वहां जाकर कहता है, अरे कमाल है, यह हवेली इतनी पुरानी है, लेकिन मंदिर अभी भी नया है। तभी उसे एक आवाज आती है, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? चले जाओ यहां से, मुझे यहां किसी का भी आना पसंद नहीं। अरे ये कौन बोला? कौन हो भाई, जरा सामने आओ। सूरज के ऐसा कहते ही उसके सामने एक भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनको देखकर सूरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भगवान कहता है, यह हवेली तुम क्या कोई भी नहीं गिरा सकता। अगर तुमने कोशिश भी की तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन ऐसा क्यों भगवान? आखिर ऐसा क्यों? दरअसल यह हवेली कोई हवेली नहीं थी, यह तो एक मंदिर था। लेकिन इंसानों ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। मेरा मंदिर यहाँ इस हवेली के कोने में बनाकर रख दिया और यहाँ आकर रहने लगे। इंसान इतना लालची हो गया है कि वो भगवान को भी भूल रहा है। इसलिए मैं यहाँ किसी को भी आने नहीं देता। ठीक है भगवान, मैं आपके इस हवेली को कुछ भी नहीं होने दूंगा और हमेशा इस मंदिर की रखवाली करूंगा।
ठीक है सूरज, मैं भी तुम्हारी इस जेसीबी को जादुई कर देता हूं, जिससे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं देगा। और इस हवेली को तोड़ने के लिए आने वाले हर आदमी को तुम रोक सकोगे। ये बातें करके सूरज वहां से चला जाता है। वो देखता है कि बन जेसीबी अपने आप शुरू हो गई है और अपने आप ही चल रही है। सूरज घर चला जाता है। दूसरे दिन जमनालाल उसके पास आता है और कहता है, अरे सूरज, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने उस हवेली को क्यों नहीं गिराया? माफ करना जमनालाल जी, लेकिन मैं तो क्या उस हवेली को कोई नहीं गिरा सकता, और ना ही मैं गिराने दूंगा। अरे तेरी इतनी हिम्मत, जो मुझे चैलेंज कर रहा है। मैं भी देखता हूं कि वो हवेली कैसे गिरानी है। ऐसा बोलकर जमनालाल जी अपने आदमियों को लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ता है। इधर सूरज भी जल्दी से जेसीबी को लेकर हवेली पहुंचता है। सूरज को देखते ही जमनालाल जी के आदमी उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन मैजिकल जेसीबी गोल गोल घूमकर उन सबको उससे दूर रखती है। तभी एक आदमी सूरज पर कुल्हाड़ी से मारने आता है। मैजिकल जेसीबी अपने ट्रॉली से उन आदमियों को उठाती है और दूर फेंक देती है। तभी कुछ आदमी हवेली को गिराने लगते हैं। फिर से मैजिकल जेसीबी उन आदमियों को उठाकर गोल गोल घूमने लगती है। और उनको दूर फेंक देती है। सूरज कहता है, क्यों जमनालाल जी, मजा आया मेरा मैजिकल जेसीबी का कमाल देखकर, या और भी कुछ बाकी है? अरे मुझे माफ कर दे सूरज, मैं आज के बाद इस हवेली के पीछे कभी नहीं पड़ूंगा। अगर माफी ही मांगनी है तो भगवान के मंदिर जाकर मांगिए। जमनालाल हवेली में बने छोटे से मंदिर में जाता है और माफी मांगकर वहां से भाग जाता है। सूरज भी मंदिर के सामने नमस्कार करके वहां से मैजिकल जेसीबी को लेकर चला जाता है और जब भी जरूरत पड़ती है उस हवेली को लोगों से बचाता है।